देखो इसमें हमने कुछ लेसन्स पहले से पढ़े हुए हैं, राइट। अगला जो हमारा लेसन चल रहा था वो क्या था, वो था मानचित्र। हम लोग को पढ़ना था मैप के बारे में, और मैप में भी कुछ टर्म्स आपने पहले से पढ़ ली थी, कुछ बची हुई थी जिन्हें हम लोग आज पढ़ेंगे। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, क्योंकि पहले क्या था, पहले मैंने नोट्स बनवाई थी, एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे यहाँ पर, और इसके बाद फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, अब मानचित्र होता क्या है, पृथ्वी की सतह या इसके किसी भाग को पैमाने से चपटी सतह पर जब हम इसका चित्र ड्रा करते हैं तो इसी को मानचित्र कहते हैं। तो मैप की डिफिनेशन आपको पता है, जैसे नॉर्मल आप क्लासरूम देख रहे हैं, जब क्लासरूम को आप किसी समतल सतह पर बनाएंगे तो इसी को आप मानचित्र कहेंगे। क्या कहेंगे, मानचित्र कहेंगे। जैसे इंडिया को नॉर्मली आप देखेंगे तो जो विजुअल होगा वो अलग तरीके से दिखेगा, इंडिया का जो विजुअल होगा वो अलग तरीके से दिखेगा, लेकिन जब आप यहाँ पर ड्रा करते हैं मैप पर तो ये एक समतल सतह हो गई, और समतल सतह पर आपने ड्रा कर दिया, तो ये क्या है, ये पूरा मानचित्र है। तो ये क्लियर है। अगला पॉइंट आप क्या देखेंगे, मानचित्र की आवश्यकता। मानचित्र की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम लोग मानचित्र को बनाते हैं। देखो जनरली पृथ्वी का जो भूभाग है इसका अध्ययन करना तो आसान है, क्योंकि हमने ग्लोब लिया तो ग्लोब ने पूरी पृथ्वी को दिखा दिया कि पूरी पृथ्वी हमारे सामने है। लेकिन जब हमको भारत का अध्ययन करना हो गया, गोंडा का अध्ययन करना हो गया, तो क्या गोंडा का कोई ग्लोब हो सकता है, नहीं हो सकता। और इसीलिए जब हम स्पेसिफिक स्थान का अध्ययन करना चाहते हैं तब हमें आवश्यकता पड़ती है मानचित्र की। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मानचित्र की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, पूरे विश्व का अध्ययन करने के लिए, किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन करने के लिए। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप क्या टिक करेंगे, आप यही टिक करेंगे कि किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है मैप की या मानचित्र की। अब आ जाता है मानचित्रों का संग्रह। अगर हम लोग कई सारे मानचित्रों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, या मानचित्रों की किताब बना लेते हैं, तो उस किताब को क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। और एटलस आप पढ़ते हैं, एटलस में दोनों प्रकार के मानचित्र आपको मिलते हैं। एटलस में मिलेंगे आपको राजनीतिक मानचित्र। कैसे मानचित्र मिलेंगे, राजनीतिक मानचित्र भी मिलेंगे, और इसमें भौगोलिक मानचित्र भी मिलेंगे। कौन से मानचित्र, भौगोलिक मानचित्र। अब ये राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं, ये आंसर आप करें। राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं, कल आपने पढ़ा हुआ है। जो मानचित्र किसी देश को दिखाता है, नगर को दिखाता है, उसकी सीमा को दिखाता है, उसे कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। अब मानचित्र का अगर आप वर्गीकरण करें तो 3 पार्ट में वर्गीकृत करते हैं। ये पहला पार्ट है, इसे कहते हैं भौतिक मानचित्र या भौगोलिक मानचित्र। इसी का नाम क्या है, भौगोलिक मानचित्र। और इसी को कहते हैं उच्चावच मानचित्र। इसको क्या कहते हैं, भौगोलिक मानचित्र। और इसी का अन्य नाम क्या है, इसी का नाम है उच्चावच मानचित्र, उच्चावच मानचित्र। और इसी को प्राकृतिक मानचित्र भी कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये क्या करता है, सिर्फ प्राकृतिक चीजों को दिखाता है, उन सारी वस्तुओं का मानचित्र जिनका निर्माण प्रकृति ने किया है। सेकंड क्या है, राजनीतिक मानचित्र। अब राजनीतिक का मतलब आपको समझ आ रहा है। इसमें क्या है, जैसे आप इधर देखेंगे, इधर किसको दिखा रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे आप हिमालय है, इधर आप देखेंगे यूराल पर्वत पड़ेगा जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। इधर आप देखेंगे एंडीज, आप देखेंगे 2 प्रकार के पर्वत पड़ेंगे, रॉकीज और एंडीज। इधर आप देखेंगे दोनों माउंटेन पड़ेंगे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में। अच्छा इधर आप देखें, देखो इसमें विजुअल एकदम क्लियर नहीं है, राइट, विजुअल क्लियर नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये है पॉलिटिकल मैप। ये क्या है, ये पॉलिटिकल मैप है। और पॉलिटिकल मैप का मतलब क्या है, ये किसे दिखाएगा, ये देश को दिखाएगा, शहर को दिखाएगा, उनकी बाउंड्रीज को दिखाएगा। क्लियर। सेकंड आप देखेंगे, ये क्या है, ये रोड मैप है। ये क्या है, ये रोड मैप हमने ले रखा है एग्जांपल के रूप में। ये क्या है, रोड मैप है। और रोड मैप किसे दिखाएगा, ये सिर्फ रोड को दिखाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक सड़क है, दिखा रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सड़क है, यहाँ से यहाँ तक सड़क है, यहाँ से यहाँ तक सड़क है। इस मानचित्र में सिर्फ सड़क दिखेंगी। ये मानचित्र सड़कों का हो सकता है, ये रेलवे का मानचित्र हो सकता है, नदियों का मानचित्र हो सकता है। किसी स्पेसिफिक विशेषता को बताने वाला मानचित्र क्या है, वो है थीमेटिक मानचित्र। वो क्या है, वो थीमेटिक मानचित्र। तो मानचित्र 3 प्रकार के हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी विशेष विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं, तो आप क्या टिक करेंगे, थीमेटिक मानचित्र। क्या कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र। और राजनीतिक मानचित्र किसे दिखाता है, देश, उसकी सीमा को दिखाता है। अब जैसे आप देखें भौतिक मानचित्र, इसकी डिफिनेशन भी आपने लिखी है, प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाता है, जिसमें क्या पर्वत को दर्शाएगा, पठार को दर्शाएगा, मैदान, नदी, महासागर और उच्चावच। ये सारे क्या है, ये सारे प्रकृति द्वारा निर्मित है। पर्वत आपने पढ़ा हुआ, पृथ्वी तल से ऊपर उठा हुआ भाग, इसे क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। पठार क्या है, जो नॉर्मल पृथ्वी तल से ऊपर उठा हुआ भाग होता है लेकिन समतल होता है। कहने का मतलब है, आपने देखा ये नॉर्मल सरफेस है, ये क्या है, ये नॉर्मल सरफेस है, और जिस पर मैं खड़ा हूं ये इससे ऊपर उठा है ना। अब ऊपर उठने के बाद ये कैसा है, ये समतल है। अगर इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग इसे कंपेयर करेंगे तो ये क्या है, ये पठार है। ये क्या है, ये पठार है। जैसे आप देखेंगे ये नॉर्मल सरफेस है, अब इस सरफेस से इतना ऊपर उठा हुआ भाग, और ये कैसा होना चाहिए, इसकी सतह समतल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, समतल। ये कंडीशन है पठार के लिए। तो इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे पठार। क्या कहेंगे, पठार।
आगे आप देखेंगे मैदान, ठीक है, ये ऐसा क्षेत्र होता है जिसका निर्माण नदी के द्वारा लाए गए अवक्षेपों के द्वारा होता है। जब नदी बहती है तो अपने साथ सेडिमेंट को लेकर के चलती है। जैसे गंगा नदी बहेगी तो धूल, कल, पत्थर इत्यादि को तोड़ करके लाएगी और मैदानी भाग में जमा कर देगी। जिस क्षेत्र का निर्माण होगा उस क्षेत्र को मैदान कहेंगे, ठीक है। नदी को दर्शाएगा, किसे दर्शाएगा? नदी को दर्शाएगा। उसी मैप में महासागर को दिखाने वाला मानचित्र उच्चावच। उच्चावच का मतलब होगा कहीं पर ऊंची जमीन, कहीं पर नीची जमीन, जिसको अपनी भाषा में आप उबड़ खाबड़ जमीन कहते हैं। तो इन विषय वस्तुओं को दिखाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? भौतिक मानचित्र कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आप देखेंगे भौतिक या उच्चावच मानचित्र, इसे क्या कहते हैं? इसके अन्य नाम की बात कर लें, इसे भौतिक मानचित्र कहा जाता है या इसी को उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है। भौतिक मानचित्र, उच्चावच मानचित्र या प्राकृतिक मानचित्र, ये इसके अन्य नाम हो सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है? राजनीतिक मानचित्र। ये किसे दिखाता है? राज्यों, नगरों, गांवों, शहरों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाता है। छोटा मोटा गांव दिखाया जाए, शहर दिखाया जाए, या उनकी सीमा को दिखाया जाए, या बाउंड्रीज को दिखाया जाए, उनके बीच डिस्प्यूट को दिखाया जाए, तो ये राजनीतिक मानचित्र होगा। ये कौन सा मानचित्र होगा? राजनीतिक मानचित्र होगा। जैसे इस मानचित्र की आप बात करें तो इस मानचित्र को आप क्या नाम देंगे, क्या बताएंगे? इसमें क्या दिखा रहा है? इसमें आप देखेंगे ये इंडिया का मैप है विद 28 स्टेट, 28 राज्यों के साथ भारत का मैप है। चूंकि जम्मू कश्मीर अलग हो गए हैं, ये यूटीज में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। और जब इनको यूटीज में कन्वर्ट किया गया तो टोटल यूटीज कितनी हुई हमारे पास? 9 यूटीज हुई। लेकिन फिर दोबारा से दमन और दीव को मिक्स कर दिया गया, मिला दिया गया, दोनों को मर्ज कर दिया गया, और टोटल यूटीज कितनी हुई? 8। हमारे पास कितने स्टेट हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये एक लेसन है हमारा देश भारत, उसमें ये हम लोगों को कवर भी करना है। आप देखेंगे इसमें सारे राज्य दिखाए गए हैं, उनकी राजधानियों को दिखाया गया है, और हम इसके साथ ही जो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो भी दिखाई गई है। क्योंकि ये जो मैप है ये ऐसे नहीं है, ये जो आप मैप देख रहे हैं ये ऐसे नहीं है, ये कुछ पार्ट जो है वो हमारे कब्जे में नहीं है। एक्चुअल में जो मैप है इंडिया का वो ऐसे है। इस भाग पर किसका अधिकार है? पाकिस्तान का। इस भाग पर किसका अधिकार है? चीन का। लेकिन हम लोग इसे अपना भाग अब भी मानते हैं, एक्चुअल में हमारा वहां पर अधिकार नहीं है। तो ये क्या रहा? ये रहा हमारा राजनीतिक मानचित्र। अब आगे आप बढ़ेंगे, आगे आप देखेंगे थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या करता है? विशेष जानकारियों को प्रदान करता है, या आप कह सकते हैं विशेष जानकारी को प्रदान करने वाला मानचित्र थीमेटिक मानचित्र कहलाता है। अब इसमें 2 प्रकार के मानचित्र आपको दिखेंगे। एक मानचित्र का विजुअल मैंने पहले ही दिखाया था, जिसको आपने बताया था सड़क मानचित्र है, जो सड़कों को दिखाएगा एक विशेष मैप पर, विशेष स्थान पर। जैसे आपने ले लिया ये गोंडा है, ये क्या है? गोंडा है। और गोंडा में भाई क्या है? गोंडा में है सड़कों का जाल। गोंडा में क्या है? सड़कों का जाल है। अब सड़कों के जाल को जो प्रदर्शित करेगा उस मैप को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे थीमेटिक मैप, और वो होगा रोड मैप। वो क्या होगा? वो होगा रोड मैप। आगे आप देखेंगे वर्षा मानचित्र। क्या है? वर्षा मानचित्र। अभी आप मैप देख रहे हैं, एक विशेष स्थान का मैप है, आपने देख लिया। अब इसमें देखो टोटल प्रिसिपिटेशन दिखाया गया। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है वर्षण। क्या मतलब होता है? वर्षण। और वर्षा में हर प्रकार की वर्षा आ जाती है। जब आप वर्षण शब्द को काउंट करेंगे तो इसमें आप देखेंगे, इसमें आएगी रेनफॉल। क्या आएगी? ठीक है, इसमें आप देखेंगे रेनफॉल आएगी, इसमें आएगी हेलफॉल। क्या आएगी? हेलफॉल आएगी, या ओले गिरना कहते हैं। और इसमें आएगी स्नोफॉल। क्या आएगी? स्नोफॉल। तो ये वर्षा जो है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक जल के बूंद में होती है, एक बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होती है, और एक होती है बर्फ एकदम बिल्कुल पाउडर के रूप में, पाउडर जैसी बर्फ गिरती है। तो ये 3 प्रकार से वर्षा होती है। अच्छा, अब आप इसी में देखें, इसमें क्या है? आप देख रहे हैं जो नीले कलर का क्षेत्र है, आप देखेंगे जो नीले कलर का क्षेत्र है, यहाँ पर 0 से लेकर के 10 सेंटीमीटर तक वर्षा है। कितना है? 0 से लेकर के 10 सेंटीमीटर तक वर्षा है, ठीक है। और आप देखेंगे जो और डार्क है 10 से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक वर्षा। जैसे ये क्षेत्र डार्क है ना, तो हमें ये आइडिया हो गया कि यहाँ पर 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। 10 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, 20 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ये मैप ऐसे दिखाएगा, अलग अलग रीजन को दिखाएगा। अब जैसे हमने रेड ले लिया, हमने देखा 500 से लेकर के और 600 तक। अब ये जो रेड रीजन है, हमको पता है यहाँ पर 500 से लेकर के 600 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ठीक है। कितना होती है? 500 से लेकर के 600 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अच्छा, मैंने सेंटीमीटर में बात करी, वर्षा की बात मैंने किस में करी? सेंटीमीटर में करी। तो आपके दिमाग में ये भी तो आ रहा होगा ना कि सेंटीमीटर कैसे होता है, वर्षा को मेजर कैसे करते हैं सेंटीमीटर में। क्योंकि वर्षा को मापने के लिए एक हम विशेष प्रकार के यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिसको कहते हैं रेन गेज। क्या कहते हैं? रेन गेज कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? रेन गेज कहते हैं। ये होता कैसे है? आप देखेंगे ये एक कीप की तरीके से होता है। जैसे ये नॉर्मल सा कीप हो गया, ये रेन गेज कुछ ऐसे होता है, ऊपर इसमें एक फनल लगा हुआ होता है, और जब बारिश होगी तो पानी इसमें जाएगा। बीच में एक इसमें जार रखा होता है, और इस जार पर सेंटीमीटर बने होते हैं। पानी जितना, बारिश जितनी तेज होगी, जैसे नॉर्मल बारिश हो रही है, बाहर हम इसको रख देंगे, जितनी तेज बारिश होगी उतना ही ज्यादा पानी इसमें जाएगा, लेकिन ये पूरा फिल नहीं होगा। ये पूरा फिल नहीं होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर तक पानी है बारिश के बाद, तो हम ये बताएंगे कि यहाँ पर बारिश का अमाउंट कितना है? 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई। कितनी वर्षा? 10 सेंटीमीटर।
इसी के आधार पर हम लोग मापेंगे। तो कोई आपसे पूछता है कि वर्षा को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? रेन गेज। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि वर्षा को मापने वाला यंत्र रेन गेज है, नोट डाउन करेंगे। वर्षा मापन यंत्र या जिसको कहते हैं वर्षा मापी यंत्र। फैन ऑफ कर दीजिए पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलने दीजिए, अदरवाइज में भी हो सकता है गर्मी लगे, एसी का इफेक्ट अभी ना दिखे। नोट हो गया इतना? अब अगला पॉइंट क्या है? मानचित्र के घटक। क्या है? मानचित्र के घटक। अब मानचित्र के 3 घटक हैं। कितने घटक हैं? 3 घटक हैं। पहला दूरी, दूसरा दिशा और तीसरा संकेत। इसके बिना किसी भी मानचित्र को बनाया नहीं जा सकता है। अगर मानचित्र आप बनाएंगे तो आपको दूरी का ज्ञान होना आवश्यक है, दूरी का ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट आपको किसका ज्ञान होना चाहिए? दिशा का ज्ञान होना चाहिए। और इसके अलावा आपको संकेत भी पता होने चाहिए। जैसे पता लगा मंदिर आपको मैप में दिखाना है, मंदिर दिखाना है, तो मंदिर नॉर्मल से तो आप बनाएंगे नहीं, कलर कर दें, उसमें देवी देवता को बना दें। ठीक है, उसके लिए आप संकेत का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? संकेत का प्रयोग करेंगे, या जिनको रूढ़ि चिन्ह कहते हैं या रूढ़ि संकेत कहते हैं, जिनको अंतरराष्ट्रीय मान्यता भी दी गई है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया जो हुआ है वो किस तरीके से क्वेश्चन है? इनमें से कौन सा एक मानचित्र का घटक नहीं है? तो आप क्या टिक करेंगे? दूरी, दिशा, पैमाना, संकेत। अब इसमें आप देखेंगे दूरी का हम लोग उपयोग करते हैं, दिशा का उपयोग करते हैं मानचित्र में, पैमाने का भी उपयोग करते हैं, संकेत का भी उपयोग करते हैं, लेकिन पैमाना इसका घटक नहीं है। पैमाना होता क्या है? पैमाना किससे कनेक्टेड है? वो दूरी से कनेक्टेड है। वो किससे कनेक्टेड है? दूरी से कनेक्टेड है। दूरी को मानचित्र पर दिखाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? पैमाने का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? पैमाना का प्रयोग करेंगे। अब ये पैमाना क्या होता है, इसे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग दूरी को समझेंगे कि दूरी क्या होती है। कल की क्लास हमारी यहीं तक हुई थी। उम्मीद करते हैं आज की क्लास कल की क्लास से और बेहतर होगी। कल से मैं कोशिश करूंगा सारी चीजें टाइप करके लाऊं, पीपीटी बनाऊं, ताकि लिखना आपको ज्यादा ना पड़े। इसका पीडीएफ भी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आप चाहेंगे तो पीडीएफ में फॉरवर्ड करवा दूंगा। ठीक है, या मैं भेज दूंगा, सर आपके पास भेज देंगे पीडीएफ। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें क्या, दूरी। सबसे पहला पॉइंट क्या है? दूरी। अब दूरी क्या होती है? ठीक है, मानचित्र एक आरेखण होता है। क्या होता है? आरेखण। ये जो आरेखण शब्द है आपको इसे ऐसे समझना है कि आरेखण का मतलब हो गया आरेख बनाना। क्या हो गया? बनाना, या जिसको चिन्हों के द्वारा बनाया जाए। किसके द्वारा? चिन्हों और संकेतों के द्वारा जिसे उत्कृत किया जाता है या जिसे बनाया जाता है उसे आरेखण कहते हैं। आप क्या कहते हैं? आरेखण। मानचित्र में चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा, रेखाओं का प्रयोग किया जाएगा, संकेतों का प्रयोग किया जाएगा। कागज पर छोटी दूरी स्थल की लंबी दूरी को दिखाती है। इस दूरी का महत्व क्या है? स्थल पर लंबी दूरी है, वो कागज पर छोटी दूरी के माध्यम से दिखती है। और इसे कहते क्या है? दूरी का निर्धारण पैमाने की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से? पैमाने की सहायता से। अब आप देखेंगे धरातल पर कितनी दूरी हमने ले ली। ठीक है, धरातल पर जो दूरी हमने ली वो ले ली 2 किलोमीटर। कितना? 2 किलोमीटर। और मैप पर हमने इसको कितने में दिखा दिया? मैप पर हमने इसको 2 सेंटीमीटर में दिखा दिया। कितने में दिखा दिया? 2 सेंटीमीटर में दिखा दिया। और हमने नीचे एक पैमाना बनाया। नीचे क्या किया? एक पैमाना बनाया, हमने लिखा 1.1 लिखा। क्या लिखा? 1.1। और नीचे हमने लिख दिया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो ये हमारा पैमाना बनके तैयार हो गया। ये हमारा पैमाना बनके तैयार हो गया। हम लोग पैमाना ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, अब पैमाना होता क्या है? स्थल की वास्तविक दूरी तथा मानचित्र की दूरी के अनुपात को पैमाना कहते हैं। अब आप देखेंगे ये जो आपको दिख रहा है ये अनुपात है। ये क्या है? अनुपात है, या इसे आप 1/100 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/100 भी लिख सकते हैं। अब इसे आप और डिफाइन करना चाहें, आगे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन ऐसे करना पड़ेगा, आप देखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर भाई 1 किलोमीटर है, या एक आप देखेंगे 1 किलोमीटर है या 1 मीटर है। ठीक है, या 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर है। ये आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ताकि आपको क्लियरली आइडिया हो, क्लियरली आपको पता हो। समझ में आ रहा है? हाँ, तो हम लोग यहाँ समझ लेते कि अगर लिखने में बच जाता है तो फिर वो आपको समझाते हैं। अब देखो सारी क्लासेस हो सकता है सारे का ये बन ना पाए, जितने का बन जाएगा ये हो जाएगा, लिख जाएगा, मतलब पीपीटी ऑलरेडी बन जाएगी, वो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। जो मैं स्वयं से लिखूंगा वो आप नोट करते हुए चलिए साथ में, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब आप देखेंगे ये क्या, ये अनुपात में दिखाया गया है। ठीक है, जैसे मानचित्र की 1 सेंटीमीटर की दूरी स्थल के 100 किलोमीटर की दूरी को दर्शाएगी। अब आप देखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर कितने किलोमीटर है? 100 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर। समझ आया? तो ये पैमाना आपको समझ में आ गया। पैमाना की डिफिनेशन क्या होती है? स्थल की वास्तविक दूरी तथा मानचित्र की दूरी का अनुपात क्या कहलाता है? पैमाना कहलाता है। क्या है पहले वाला? मतलब समझा नहीं मैं।
हाँ नोट कर लीजिए। गर्म पानी है इसमें। ठीक है नॉर्मल। नोट हो गया। अगला पॉइंट क्या है, अब आप देखेंगे जो पैमाने के आधार पर मानचित्र होते हैं। मानचित्र का वर्गीकरण किसके आधार पर कर सकते हैं? पैमाने के आधार पर। आप दोनों में आधार किसे मानेंगे? इसमें आधार क्या होगा? आधार होगा पैमाना। क्या आधार होगा? पैमाना आधार होगा। इसके आधार पर भी दो प्रकार के मानचित्र होते हैं। एक आप देखेंगे छोटे पैमाने का मानचित्र। इसमें क्या होता है, ठीक है, जब मानचित्र की कम दूरी स्थल की बहुत अधिक दूरी को प्रदर्शित करती है तो इसे छोटे पैमाने का मानचित्र कहते हैं। ये मतलब शब्द अलग हैं लेकिन इसका मतलब जो है अपोजिट है। अगर छोटे पैमाने के मानचित्र की बात करते हैं तो इसका मतलब कि मानचित्र की कम दूरी स्थल के बहुत अधिक दूरी को दिखाएगी। अगर हम बड़े पैमाने के मानचित्र की बात करते हैं तो इसका मतलब मानचित्र की कम दूरी, मानचित्र की अधिक दूरी स्थल के कम दूरी को दिखाएगी। तो जब छोटे पैमाने के मानचित्र की बात आती है, जैसे आप देखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर। मानचित्र पर आपने क्या किया, 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की और आप देखेंगे जब जमीन पर इसे आप ड्रा करेंगे तो कितने किलोमीटर होगा? 1000 किलोमीटर होगा। आप अंदाजा लगा लें 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 1000 किलोमीटर है। तो ये क्या है? ये है छोटे पैमाने का मानचित्र, जिसमें मानचित्र की कम दूरी स्थल की बहुत अधिक दूरी को व्यक्त करती है। अब बड़े पैमाने का मानचित्र क्या होता है? इसमें मानचित्र की अधिक दूरी स्थल की कम दूरी को व्यक्त करती है। ठीक है, इसमें क्या होगा? मानचित्र की अधिक दूरी स्थल की कम दूरी को व्यक्त करेगी। जैसे आपने देखा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, कुछ भी नहीं व्यक्त कर रही है, सिर्फ 10 मीटर की दूरी को व्यक्त कर रही है। तो ये दो प्रकार के मानचित्र होते हैं पैमाने के आधार पर। एक होता है छोटे पैमाने के आधार पर मानचित्र, छोटे पैमाने का मानचित्र, और एक होता है बड़े पैमाने का मानचित्र। तो जब मानचित्र का वर्गीकरण ऐसे पूछा जाता है कि पैमाने के आधार पर मानचित्र कितने प्रकार के होंगे, तो आप क्या आंसर करेंगे? 2 प्रकार के होंगे। एक होगा छोटे पैमाने का मानचित्र, एक होगा बड़े पैमाने का मानचित्र। नोटेड। तो जितना डिजिटल ना हो जाए उतना ही अच्छा है। तो नॉर्मल बोर्ड पे लिखा जाता है तो सब नोट डाउन करते, तो उस पर भी फोटो खींच लेते हैं। लाइव नहीं, वो क्लासेस रिकॉर्ड हो रही, बाद में लाइव कर देता हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाता है इतना जब लाइव क्लास रहती है। हाँ नोट कर लीजिए। अब आप देख लें पैमाना। पैमाना दिखता कैसे है, होता कैसे है? जब आप मैप देखेंगे, कोई भी मैप, जैसे मैं एक मैप एक्सट्रैक्ट करता हूँ। देखो हमने एक मैप एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है, ये मैप क्लियर दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अगर इस मैप को हम लोग थोड़ा सा छोटा करते हैं, आ गया मैप। अगर हम लोग इस मैप को थोड़ा सा छोटा करेंगे तो आप देखेंगे, ठीक है, मैप के किनारे पर यहाँ पर जैसे पैमाना इधर दिख रहा है ना, ये सेम इसके जैसा पैमाना दिखेगा। अब हो सकता है थोड़ा थोड़ा विजिबल हो कि यहाँ पर पैमाने जो है बने हुए हैं नीचे की तरफ, हल्का हल्का नंबर में लिखा हुआ है,
तो मैप पर आप देखेंगे इसी तरीके से पैमाना लिखा होता है और ये अनुपात में लिखा होता है। जैसे आप देखेंगे स्केल लिखा रहेगा और स्केल में एक अनुपात, जैसे 2400 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है सामने डिफाइन होगा, 1 सेंटीमीटर की दूरी 2400 किलोमीटर या 24,000 किलोमीटर को दिखा रही है। किसे दिखा रही है? 24,000 किलोमीटर को। तो एकदम जो पैमाना होता है वो ऐसे बनता है। अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया होगा, अपने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया होगा और ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपने पैमाने को जरूर बनाया होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल के पार्ट में हम पैमाने को बनाते हैं और खास करके जिसने एलबीएस से पढ़ा हो वहां पर ये कंपलसरी हो जाता है बनाना। अब नेक्स्ट आप बात करेंगे दिशा की। किसकी बात करेंगे? दिशा की। अब देखो दिशाओं के विषय में ये नहीं है कि दिशा किसे कहते हैं या क्या होती है, सिर्फ आपको ये समझना है कि दिशाएं मुख्य रूप से 4 होती है। कितनी होती हैं? 4। अभी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है, पता है आपको ये चारों मुख्य दिशाएं हैं। और जब हम इनको दिखाते हैं, जब हम लोग इनको एरो के द्वारा ड्रा करके दिखाते हैं तो इन्हें हम कहते हैं प्रधान दिग्बिंदु। क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं प्रधान दिग्बिंदु, ठीक है। तो आपको ये भी समझते हुए चलना है, इन्हें क्या कहते हैं? प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। नोट करेंगे इसे आप, इसे कहते हैं प्रधान दिग्बिंदु। और हमेशा मैप में, जैसे आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मैप में हमेशा ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ होती है। नॉर्थ ऊपर की तरफ ही क्यों होती है? क्यों होती है ऊपर की तरफ ही नॉर्थ? क्योंकि जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पृथ्वी तल पर जो ऊंचाई है ये भी बढ़ती जाएगी। तो जो ऊपर की तरफ की डायरेक्शन है ये इंडिकेट करती है, ठीक है, नॉर्थ साइड को इंडिकेट करती है। दूसरा जो रीजन है, आप देखेंगे नॉर्थ साइड में अगर आप जाते हैं तो मैग्नेटिक जो फोर्स है वो बढ़ता जाता है, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ता चला जाएगा। और इसीलिए जब हम लोग दिक् सूचक यंत्र का या ट्रफ कंपास का प्रयोग करते हैं तो उसकी सुई हमेशा मैग्नेटिक एरिया की तरफ होती है, नॉर्थ की तरफ होती है। तो ये 4 मुख्य दिशाएं हैं और इन 4 मुख्य दिशाओं के साथ साथ 4 उप दिशाएं भी हैं। 4 प्रमुख क्या हैं? 4 उप दिशाएं भी हैं और उप दिशाएं भी यहाँ पर दी गई हैं। तो आप सबसे पहले 4 मुख्य दिशाओं को नोट करेंगे, उप दिशाओं को नोट करेंगे, देन आप ये ग्राफ बनाएंगे और फिर हम लोग अगले लेसन की तरफ स्विच करेंगे या अगले टॉपिक की तरफ। दिग्बिंदु, प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। इससे क्वेश्चन भी ऐसे आ सकता है कि इससे जनरली क्वेश्चन आने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो 4 प्रमुख दिशाएं हैं इन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है, हाँ, किस नाम से जाना जाता है? प्रमुख दिग्बिंदु, प्रधान दिग्बिंदु हो गया या सिर्फ दिग्बिंदु हो गया या पैमाना हो गया, ऐसे कोई भी ऑप्शन दे दिया जाए तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ अगर क्वेश्चन आता है तो हम कर लेंगे, ज्योग्राफी से आएगा तो करेंगे, कहीं से भी आए, ऐसे आप पढ़ के चलें। बहुत अच्छी बात है, गलत नहीं जाता है तो। और सीटेट में लेवल ही क्या होता है? अर्थ क्लास का लेवल है। अब अर्थ क्लास तक भी किसी को नहीं पता होना चाहिए। इट मीन्स इतना पानी लेना चाहिए, गिराना चाहिए, उसमें डूब जाना चाहिए। क्योंकि अर्थ क्लास तक देखो आपको ज्योग्राफी में दिक्कत नहीं होगी, ज्योग्राफी बहुत बेसिक है, ज्योग्राफी आपकी रियल लाइफ से कनेक्टेड है। कहने का मतलब गुड, अगर एमए किसी ने किया है इसका मतलब मैं ये मान के चलता हूँ वो ज्योग्राफी में मास्टर है और एमए आप ठीक से कर लें तो आप ज्योग्राफी पीसीएस तक के बैच में पढ़ाने लायक हो जाते हैं। अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, क्योंकि एमए मेरा अभी अपियरिंग है, एमए अपियरिंग है, लेकिन फिर भी अगर मुझे पीसीएस के बैच में पढ़ाना हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्चुअल साइंस से कनेक्ट करके, सारे सब्जेक्ट से कनेक्ट करके ज्योग्राफी पढ़ा सकता हूँ। अब इसमें आप क्या देखेंगे? 4 प्रमुख उपदिशाएं होती हैं। इन उपदिशाओं को आप देखेंगे, ये उत्तर पूरब हो गया, दक्षिण पूरब हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया, ठीक है। तो इनका जो क्रम है वो चलेगा क्लॉकवाइज। वो कैसे चलेगा? क्लॉकवाइज चलेगा। क्रम भी आप इनका याद रखेंगे, क्लॉकवाइज इनका क्रम होता है। आगे आप देखेंगे दिशाओं का महत्व क्या है, दिशाओं को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्यों दिशाओं की आवश्यकता पड़ी। अगर ऐसे आपके दिमाग में ख्याल आते हैं या क्वेश्चन आता है तो किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए दिशाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने पूछा कि ये एक बिंदु हो गया, ये एक बिंदु है और ये एक स्थान है। अब मैंने पूछ लिया ये स्थान किस तरफ है, आप मान ले प्लेस ये है, मैंने पूछा ये किस तरफ है, तो आप कैसे बताएंगे? फिर आपको डायरेक्शन की नीड होगी ना कि ये उत्तर दिशा में है। किस तरफ है? उत्तर दिशा में है। और उत्तर दिशा को इंडिकेट करने के लिए एक तो हमारे पास मैग्नेटिक सुई होती है या कंपास होता है, दिक् सूचक यंत्र होता है, और दूसरा हमारे पास एक नेचुरल सोर्स भी है जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं ध्रुव तारा। क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। अभी हमने पढ़ा है ना पहले दूसरी क्लास में, हमेशा उत्तर की तरफ दिखता है, लेकिन उससे दिशा हम लोग रात को पता कर सकते हैं, दिन में नहीं दिखेगा। हाँ
हाँ, सूर्य को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी उतना एकदम क्लियर आप नहीं हो पाएंगे। पता लगा अब महीना ऐसा है कि एकदम बिल्कुल कोहरा है, सूर्य दिख ही नहीं रहा है, फिर दिशा का अंदाजा कैसे लगाएंगे, समस्या होगी ना। इसीलिए आवश्यकता पड़ती है दिक्सूचक यंत्र की। ये दिक्सूचक यंत्र कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है, इसको कहते हैं दिक्सूचक यंत्र। इसमें जो मैग्नेटिक सुई है, जो दिख रही है मैग्नेटिक सुई है, ये हमेशा नॉर्थ की साइड में रहती है। किसी भी स्थान पर जाए आप कैसे भी रखेंगे, हमेशा ये किस तरफ रहेगी, नॉर्थ की तरफ ही रहेगी, ठीक है। और आप देखेंगे एक और आता है जिसको ट्रफ कंपस कहते हैं, वो ऐसे डिब्बा होता है, जिन लोगों ने एमए किया ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल किया होगा, इसमें भी एक ऐसी सुई लगी होती है, ठीक है, ऐसे एक सुई लगी रहेगी। और आप देखेंगे जब भी आप इसको मूव करेंगे, जैसे आपने अगर एकदम बिल्कुल नॉर्थ साइड में है, यहाँ पर एन लिखा होगा, तो ये एकदम सीधी रहेगी। अगर आप इधर थोड़ा सा मूव कर देंगे तो ये सुई घूम के इधर आ जाएगी, यहाँ पर अटक जाएगी। जब तक आप नॉर्थ की तरफ नहीं करेंगे तब तक ये सुई सीधी नॉर्थ पर नहीं होगी। इसको कहते हैं ट्रफ कंपस। इसका क्या नाम है, इसका नाम है ट्रफ कंपस। ये भी दिशा बताने का काम करता है, ठीक है। और ये होता क्या है, दिक्सूचक यंत्र एक विशेष प्रकार का यंत्र होता है जिससे दिशा ज्ञात किया जाता है। इसमें जो मैग्नेटिक सुई होती है हमेशा नॉर्थ की साइड में रहती है। बस इतने से पॉइंट आपको समझने हैं। अब इसमें देखो डिग्री भी दिखाया जा रहा है। ये क्या है, ये 0 डिग्री है, 180 डिग्री, टोटल 360 डिग्री आपको दिखेंगे इसमें, 360 डिग्री। और कंपास को नॉर्मल आप देखेंगे तो नॉर्मल इस तरीके से दिखेगा कंपास, ठीक है। अब इसमें आप चाहे जिधर घुमाएंगे, आप देखो कैसे भी करके घुमाएंगे ना, ये नॉर्थ की साइड में ही रहेगा। अगर आप ऐसे करके देखेंगे तो ये बताएगा कि ये वाली जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट डायरेक्शन है। इसके अलावा क्या होता है, ये एलिवेशन भी बताता है, या एलिवेशन बताएगा। एलिवेशन का मतलब हो गया समुद्र तल से ऊंचाई, जो समुद्र का तल है उससे ऊंचाई कितनी है, ये भी बताएगा। जैसे हम लोग लगभग समुद्र तल से 120 मीटर ऊंचाई पर हैं। नॉर्मल अगर सी लेवल की बात कर ले तो वहां से कितनी ऊंचाई पर हैं, 120 मीटर की ऊंचाई पर हैं। तो ये समझ में आया। अब आप देखेंगे प्रतीक। अगला जो घटक है मानचित्र का, ये क्या है, ये है प्रतीक। ये क्या है, प्रतीक। मानचित्र का तीसरा घटक, ये क्या है, मानचित्र का तीसरा घटक है। मानचित्र में विभिन्न आकृतियों, ये क्या लिखा हुआ है, ये आकृतियों लिखा हुआ है। आकृतियों और भवनों को दर्शाना इम्पॉसिबल है या असंभव है। अगर आपको कुछ दिखाना है तो आप कैसे दिखाएंगे, ये इम्पॉसिबल से थोड़ा लगता है कि कैसे आप भवन को दिखाएंगे। घर बनाना है तो मैप में कैसे बनाएंगे, नॉर्मली तो घर बना नहीं सकते कि हमने झोपड़ी बना दी दिख रही है। इसके लिए हम लोग संकेत का प्रयोग करेंगे या प्रतीक का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, प्रतीक का। और इन्हें दिखाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं चिन्हों को प्रतीक कहते हैं। अब आप देखेंगे जैसे इधर रेलवे लाइन दी गई है, क्या दी गई है, रेलवे लाइन। अब रेलवे लाइन में आप देखेंगे ये बड़ी रेलवे लाइन हो गई, छोटी रेलवे लाइन हो गई, और ये स्टेशन दिखाया गया। क्या दिखाया गया, रेलवे स्टेशन। आरएस मीन्स क्या होता है, रेलवे स्टेशन होता है। कहीं पर भी आरएस लिखा हो आप समझ जाएं ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है। अब इधर आप देखेंगे अगला क्या है, सड़कें हैं। अब जब आप सड़कों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, ये आप ज्योग्राफी में ही पढ़ते हैं, जब सड़कों का वर्गीकरण आप करेंगे तो आप इसमें पढ़ेंगे कच्ची सड़कें पढ़ेंगे, पक्की सड़कें पढ़ेंगे, उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा राजकीय राज्यमार्ग पढ़ेंगे। तो ये विभिन्न प्रकार की सड़कों को आप पढ़ते हैं। 2 प्रकार की सड़कें आप देखेंगे, ये देखेंगे आप, ये पक्की सड़क है और ये क्या है, कच्ची सड़क है। इसके अलावा जब रोड पर आप चलते हैं तो साइड में क्या लगा होता है, साइड में आप देखेंगे एक मीटर लगा होता है, और वो मीटर अलग अलग कलर का होता है। कुछ मीटर पर एनएस लिखा होता है। क्या लिखा होता है, एनएस। एनएस का मतलब क्या होता है कि वो नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। वो क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इस प्रकार से इंडिकेटर भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। सीमा की एक बाउंड्री की आप बात कर लें, ठीक है, तो बाउंड्री आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री होती है, राज्य की बाउंड्री होती है और जिले की बाउंड्री होती है, और गांव की भी बाउंड्री होती है। लेकिन गांव की बाउंड्री ऐसे डिसाइड नहीं होती, वो सीधे जो ग्राम और पुरवा छोटे छोटे होते हैं इसके बेस पे डिसाइड होती है कि वो पुरवा इस ग्राम सभा में आएगा, ये पुरवा इस ग्राम सभा में आएगा, ठीक है। तो आप विभिन्न प्रकार की सीमाओं को देख सकते हैं। ये क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। ये क्या है, ये राजकीय सीमा है। और ये क्या है, ये गांव जिले की सीमा है। अब देखेंगे आप, ये क्या है, ये अब देखेंगे आप, ये क्या है, ये कुआं है, ये तालाब हो गया, ठीक है, नदी हो गया, कुआं हो गया, इसके अलावा जलाशय हो गया। हाँ, गांव आप सर्वे करने के लिए जाएंगे, गांव में क्या होता है, ग्राम स्तर पर आप देखेंगे तो ग्राम सभा होती है। क्या होती है, ग्राम सभा। अब देखो, हाँ, तो मैप अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, वो आपका ही काम है। जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे 6-7 क्लास के, तो उन्हें आप ये चीजें बताएंगे और सर्वे भी करवाएंगे, ठीक है। इसीलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं और इसीलिए हम लोग इसे पढ़ भी रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसे समझे, ग्राम सभा स्तर पर क्या होता है, एक गांव होता है, इसका क्षेत्र डिसाइड किया जाता है, ठीक है। इसका क्या डिसाइड किया जाएगा, क्षेत्र डिसाइड किया जाएगा। अब इस क्षेत्र में क्या होगा, इसमें छोटे मोटे गांव हो सकते हैं,
हमने डिसाइड कर दिया कि यहाँ पर ये गांव है तो ये इस ग्राम सभा में आएगा, इधर गांव है तो ये दूसरी ग्राम सभा में आएगा। वो बाउंड्री डिसाइड की जाती है, पहले सर्वे किया जाता है, सर्वे के द्वारा बाउंड्री डिसाइड की जाती है। अब जैसे जनसंख्या की आप बात करें, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर्वे कौन किया होगा, ये गांव का ना, इतने ढेर सारे गांव हैं। अब जनसंख्या की आप बात कर लो कि हमारे भारत की इतनी जनसंख्या है, तो जनसंख्या को किसने काउंट किया होगा? एक लोग मिलकर थोड़ी ना काउंट करते हैं, पता नहीं कितनी जनसंख्या इसमें लग करके इसे काउंट करती है। सेम ऐसे गांव, पहले गांव का सर्वे किया गया होगा, इसके बाद इनकी सीमा निर्धारित की गई होगी। अब आप इधर देख लेंगे बस्ती, कब्रिस्तान, ये सारे जो मैप दिए गए हैं, इसे थोड़ा सा आप इंडिकेटर को समझ लेंगे, और एक बार अगर आपके पास एनसीईआरटी होगी तो आप उठा करके देख लेंगे, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन इसमें ऐसे आ सकता है, मैप वाले क्वेश्चन, इंडिकेटर आ सकते हैं। जैसे ये क्या है, ये मंदिर को दिखाएगा, किसे दिखाएगा? मंदिर को दिखाएगा। ये आप देखेंगे जो प्लस वाला है गिरजाघर को दिखाता है, ये मस्जिद को दिखाएगा, ये किसे दिखाएगा? मस्जिद को दिखाएगा। और ये नॉर्मल सा ये छतरी बना हुआ है, ये जिसको आप गुंबद कहते हैं, नॉर्मल सा गुंबद बना हुआ है। गुंबद क्या है? आपने इतिहास में पढ़ा होगा, एक शैली है, एक इस्लामिक शैली है जो इस्लामों के साथ हमारे भारत में आई, ठीक है, इस्लामों के साथ हमारे भारत में आई। और आप देखेंगे धीरे धीरे, पहले क्या था, जो नॉर्मल सा शेप होता है, जैसे ऐसे मंदिर बनती है तो मंदिर के बाहर ऐसे बना दिया जाता है ना गोल में, ठीक है, इसी को गुंबद कहते हैं। क्या कहते हैं? गुंबद कहते हैं। और एक संरचना और होती है जिसको मेहराब कहते हैं, सुना आपने? नहीं सुना है? एक तो मेहराब नॉर्मल शब्द हो गया जिसको लोग प्रयोग करते हैं गांव की भाषा में, ये वो शब्द नहीं है, ये दूसरा मेहराब है, ये घर की संरचना है। हाँ, मतलब कहते हैं ना, कोई ज्यादा दिखावा करता है, मीन टू से शो ऑफ करता है, ठीक है, तो उसे लोग कहते हैं कि क्या मेहरा रहे हो, इस टाइप के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये वो मेहराब नहीं है। इस मेहराब का मतलब क्या हो गया? अगर आप ऐसी संरचना देखते हैं, आप देखेंगे ये दरवाजा है, ये क्या है? ये दरवाजा है। और दरवाजे के ऊपर आप देखेंगे इस तरीके से, जैसे जो कटा होता है वो इस तरीके से कटा होता है, जैसे यहाँ नॉर्मल से आप देखेंगे ऐसे, और इस तरीके से ऐसे है। अब इस तरीके की जो संरचना होती है क्या कहलाती है? इसी संरचना को मेहराब कहते हैं। क्या कहते हैं? मेहराब। ये सारा हिस्ट्री में है, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आप कल्चर, संस्कृति भी पढ़ते हैं कि कौन कौन सी संस्कृतियां वहां से आई, कौन कौन सी शैलियां आई, हमारे भारत में आकर के मिल गई, उसी में आप ये पढ़ते हैं। अब इधर आप थोड़ा सा बड़े में इसी को देखेंगे और समझ लेंगे एक बार कि कौन सा क्या है। अब अगर ये हरा भरा क्षेत्र, तो ये किसे दिखाएगा? मैदान को दिखाएगा, ठीक है, प्लेन रीजन को दिखाएगा। अब आप देखेंगे ये क्या है? ये बस्ती को दिखाएगा, मतलब यहाँ पर ढेर सारे मानव लोग रहते हैं। और आप इसी के बगल में देखेंगे अगर मानव है तो कब्रिस्तान भी होगा। अब इससे क्वेश्चन देखो, इससे क्वेश्चन जब आएगा तो आपको ये इंडिकेटर्स दिए जाएंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया कि निम्नलिखित प्रतीक किसे दिखाता है? सड़क, रेलवे, ठीक है, या नदी, नहर, ऐसे प्रतीक दे दिया गया और उसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्वेश्चन आने की संभावना कम है, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए, एक नजर आप देख रहे हैं तो आपको पता हो कि हाँ ये ऐसे ऐसे है। और चीजों को जब आप देखते हैं तो वो आपके परमानेंट मेमोरी में सेव होता है, फिर ये नहीं रहेगा कि हाँ जिसमें भूलने का चांस रहेगा। पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आज ही, और अगर मैं भूल गया तो तुम लोग कल एक बार याद दिलवा देना कि हाँ पीडीएफ जो है सर भेज दीजिए। आगे क्या है? अब देखेंगे इन प्रतीकों के प्रयोग के संबंध में अंतरराष्ट्रीय समझौता है, और अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है रूढ़ प्रतीक। क्या कहा जाता है? रूढ़ प्रतीक। तो रूढ़ प्रतीक किसे कहते हैं? जो हमारे प्रतीक चिन्ह है इन्हीं को रूढ़ प्रतीक कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ प्रतीक कहते हैं। अब इसमें आप देखें, इसमें विभिन्न रंगों का प्रयोग विभिन्न प्रयोजन के उद्देश्य से किया जाता है। अब यही आप बता रहे हैं ना, जब आप गाँव का सर्वे करने जाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे, ये मैप होता है, इसी को आपको बनाना होता है जब आप सर्वे करने के लिए जाते हैं। अब आप देखेंगे जो नीला रंग है, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, सिर्फ आपके एग्जाम में नहीं और एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि नीला रंग किसे दिखाएगा? जलाशय को दिखाता है। पीला रंग किसे दिखाता है? पठार को दिखाता है। भूरा रंग किसे दिखाएगा? पर्वत को दिखाएगा। हरा रंग किसको दिखाएगा? मैदान को दिखाएगा। बात समझ आई? तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि भूरा रंग किसे इंडिकेट करेगा? पर्वत को दिखाता है। हरा रंग किसे दिखाएगा? मैदान को दिखाएगा। पीला रंग किसे दिखाएगा? पठार को दिखाएगा। और नीला रंग जलाशय को। पृथ्वी पर जल अधिक है, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। अब आप देखेंगे इसमें सारी चीजें दी गई हैं। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये बड़ी रेलवे लाइन है, ये छोटी रेलवे लाइन है, ये रेलवे स्टेशन है, और ये नॉर्मल सा आप गुंबद देख रहे हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये बस्ती है, ये क्या है? ये पूरी बस्ती है, ठीक है। और इधर आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये कच्ची सड़क है, ये क्या है? ये मस्जिद है, ये क्या है? मस्जिद है। ये गांव है, और गांव के चारों तरफ क्या है? पेड़ पौधे लगे हैं, पूरा बाग है। ये क्या है? ये जलाशय है। और ये क्या है? नदी है। और ये क्या है? नदी के बगल में मंदिर है, मंदिर के बगल में कब्रिस्तान, यहाँ पर स्कूल है, और यहाँ पर क्या है? ठीक है, पुलिस स्टेशन है। क्या है? पुलिस स्टेशन है। और ये आप देखेंगे इधर क्या है? गिरजाघर है, मतलब गिरजाघर है। और इधर आप देखेंगे डुमरी नामक इधर एक गांव है, इधर एक बसंतपुर नामक गांव है, और रेलवे ट्रैक के द्वारा दोनों अलग हैं। इधर एक क्या है? इधर सुंदरपुर है। तो इसी तरीके का मैप जो है आपको बनाना होता है। बात समझ आई? जब आप कभी सर्वे करते हैं तो ऐसे ही मैप आपको बनाना होगा। अब अगला लेसन, इसके बाद इस लेसन में एक दो पॉइंट और बचते हैं, ठीक है। एक पॉइंट क्या बचेगा? एक बचेगा, ठीक है, रेखा चित्र। क्या बचेगा? रेखा चित्र।
ठीक है। रेखा चित्र को पैमाने के आधार पर नहीं बनाया जाता, इसके विषय में आप नोट करेंगे। ठीक है, इसको पैमाने के आधार पर नहीं बनाया जाता, पैमाने के आधार पर नहीं बनाया जाता। इसको स्मृतियों के आधार पर बनाया जाता है। किसके आधार पर? स्मृतियों के आधार पर बनाया जाता है। स्मृतियों के आधार पर बनाया जाता है। अच्छा, स्मृत का मतलब क्या होता है? स्मृत का मतलब होता है याद। कहने का मतलब है जैसे आपके दोस्त को आपके यहाँ आना है, ठीक है, आपका घर है, आपके दोस्त को आपके यहाँ आना है, अब वो आपको फोन करेगा कि भाई मुझे रास्ता बताओ। आप क्या करेंगे? आप बताएंगे कि आप जहां पर, सबसे पहले तो लोकेशन पूछेंगे, आप खड़े कहाँ हो, वहां से आप राइट ले लो, लेफ्ट ले लो, फिर इस तरफ मुड़ते जाओ, उस तरफ मुड़ते जाओ। मतलब आप अपने दिमाग को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, जो आप जिस रास्ते से आप आए हैं वो रास्ता आपको याद है, और उसे आप बताते जाएंगे। ठीक है, और बताते जाएंगे, वो आपके घर पहुंचेगा। अच्छा, अगर आप क्या करें, अगर आप अपनी स्मृतियों के आधार पर, अपनी याद के आधार पर, जैसे मैं क्या हुआ, मैं अपने रूम से स्टूडियो आया, ठीक है, यहाँ पर आया पढ़ाने के लिए, अब मैं क्या करूं, मैं एक मैप ड्रा कर दूं। मैं क्या करूं, मैं एक मैप ड्रा कर दूं, जो मुझे याद है उसी के आधार पर ड्रा कर दूं कि मैं यहाँ से निकला, फिर मैं लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर धीरे धीरे यहाँ पहुंचा, यहाँ पर स्टूडियो, तो यहाँ पर मैं पढ़ाया और पढ़ा के फिर वापस आ गया घर। तो ये जो मैंने याद के आधार पर जो मैप ड्रा किया, इसी को कहते हैं रेखा चित्र। क्या कहते हैं? रेखा चित्र। अब इसके अलावा एक पॉइंट आपको और समझना है, वो है खाका। वो क्या है? खाका। खाका क्या होता है? किसी छोटे क्षेत्र का, हाँ, किसी छोटे क्षेत्र का बड़ा मानचित्र खाका कहलाता है। क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। तो खाका, इससे कोई क्वेश्चन खास नहीं आना है, बस आपको समझ लेना। जैसे आपका नॉर्मल सा घर है, ठीक है, ये नॉर्मल सा घर है, अब ये घर इतना बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, लगभग इतना बड़ा तो कागज लेंगे ही ना, इतना बड़ा आप कागज लेंगे और कागज में पूरे घर का खाका बना देंगे, क्या कैसे है, मतलब पूरा माहौल कैसे है, कौन सा रूम किस तरफ है, दरवाजा किस तरफ है, आप नक्शा बनवा देंगे नॉर्मली सा। इसी को क्या कहते हैं? इसी को खाका कहते हैं। क्या कहते हैं? खाका। तो समझ में आया? ये जो पूरा मैप वाला लेसन था, ये पूरा लेसन यहाँ तक खत्म होता है। अब अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में कोई डाउट है तो एक बार आप पूछेंगे, ठीक है, क्लियर करेंगे, इसके बाद हम लोग अगले लेसन की तरफ बढ़ेंगे। दस मिनट बचे हैं। पहले तुम लोग का सिलेबस खत्म हो जाए, ताकि तुम लोग किसी के ऊपर आरोप ना लगा सको कि ये सिलेबस नहीं पढ़ाया गया, अगर पढ़ाया जाता तो आ जाता। तो इसलिए पहला टारगेट मेरा सिलेबस खत्म करना है, क्योंकि 4 लेसन खत्म हुए हैं अभी ना। टोटल आपके 9 लेसन हैं, जिसमें से 4 खत्म हो गए। जितने लेसन है वो मेन ही हैं आपके, सबसे क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर मैंने चेक कर चुका, जितने लेसन मैंने पढ़ाया है, सबसे 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं। टोटल आपके 8-9 क्वेश्चन आते ही हैं इससे। चलिए, कल मैं 2 लेसन करवाता हूँ, कल परसों में क्लास खत्म करवा देता हूँ। एंड रिमेंबर दिस, जिस दिन मेरी क्लास खत्म होगी उसके बाद मेरी क्लास नहीं लगेगी, प्रैक्टिस सेट के लिए मेरी क्लास यहाँ नहीं लगेगी। मैं चाहूँ तो मैं अपने चैनल पर खुद से प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, क्वेश्चन से लेकर के, ठीक है, तो वहां से तुम लोग पढ़ सकते हो। चलिए ठीक है, आई विल ट्राई कि मॉर्निंग में 9 बजे तुम लोग खाली रहते हो ना, तो मॉर्निंग में 9 बजे, 9 से 10 में कोशिश करूंगा कि करवा दूँ प्रैक्टिस सेट। हाँ, ज्योग्राफी से जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही मैं करवाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया कि यहाँ इस पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है 2018, ठीक है, 2018, इसके अलावा 2019, ठीक है, 2020 और 2022-23, ये सारे पेपर्स लेकर के इनका प्रीवियस ईयर चेक करने के बाद ही मैंने तुम लोगों की क्लास में पढ़ाना शुरू किया है। सीटेट में इससे पहले मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन पढ़ाने से पहले जरूरी है कि मुझे इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। क्योंकि ज्योग्राफी का पोर्शन पूरा मैं चेक कर चुका, ईवीएस का भी चेक मैंने किया है, इसका भी चेक किया है, और जो क्वेश्चन आते हैं बहुत बेसिक आते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि नॉर्मल सा क्वेश्चन आप थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो भी सॉल्व कर लेंगे।
हाँ, अभी जो आपका पेपर होगा वो नॉर्मल पेपर होगा, मैं भी एक वीडियो अपलोड करूंगा। देखो दिक्कत इसमें क्या होती है, इसमें आपको OMR फिल करना है ना, और वो OMR में क्या होता है, ये जो OMR होती है ना, इसमें जो आपको फिल करने के लिए सर्कल दिए जाते हैं, वो सर्कल थोड़ा सा बड़े होते हैं और नॉर्मल पेपर से अलग होते हैं। मैंने कई सारे बच्चों को ऐसे देखा, मेरी ड्यूटी इसमें सीटेट में लगी हुई थी, सनबीम में, मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो लास्ट तक फिल ही नहीं कर पाते OMR। इवन मैंने पहले से कहा कि आप अंधी लगा दो, तुक्का लगा दो, कैसे भी करके फिल कर दो, माइनस मार्किंग नहीं है। अगर आप देखो, अगर आप तुक्का भी लगाते हैं ना, जैसे 90 क्वेश्चन आपने 60 कर लिए, ठीक है, 90 आपके पास बचे हैं, 90 में अगर आपने C विकल्प लिया और C लगाते हुए चले गए ना, तो हर 4 क्वेश्चन पर आप ये प्रीवियस ईयर उठा करके उसका आंसर की ले लें, पहले टिक कर लें, इसके बाद मैच कर लें, आप देखेंगे लगभग आप हर 4 क्वेश्चन पे आपका एक क्वेश्चन सही जाएगा, अगर आप एक ही ऑप्शन चूज करते हैं तो भी। अगर हाँ, एक ऑप्शन सिंगल ऑप्शन चूज करते जाइए, लगभग आप C B कोई भी चूज कीजिए, हर 4 क्वेश्चन पर आपका एक क्वेश्चन सही होगा। तो जब आपको ये लगे कि आपके पास समय कम बचा है, 10 मिनट का समय बचा है, तो आप सिर्फ एक ही ऑप्शन सर्कल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उससे आपका नुकसान तो होने वाला नहीं। और कभी आपकी किस्मत अच्छी होगी तो 4 क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि 3 विकल्प जो है C ही दिया होता है, गलत भी हो सकता है, C भी हो सकता है। हाँ, B और C ज्यादा रहता है, ये प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है। तो आप देखेंगे अगर 90 क्वेश्चन आपने किए तो भी लगभग आपके कितने 22 क्वेश्चन या 23 क्वेश्चन के आसपास सही हो जाएंगे ना, तो 22-23 नंबर तो आपको मिल ही गया। और 60 क्वेश्चन अगर आपको पहले से पता है तो भी 82 जो लोग SC ST से उनका क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया। और यही जो लोग जनरल वाले हैं वो लोग 70 क्वेश्चन कम से कम खुद से करें। भाई देखो, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, भावी समय में टीचर बनने जा रहे हैं, और इसके बाद भी अगर आपको आइडिया नहीं है, इतना भी आइडिया नहीं कि आप 70 क्वेश्चन खुद से कर पाए, तो इसका मतलब यही है कि आप टीचर ना बने, वही अच्छा है। आप एक सिंगल ऑप्शन का लगाइए, अगर कभी भी लगाइए तो सिंगल ऑप्शन का। और कई सारे मैंने ऐसे टीचर्स को देखा है, जो टीचर्स आते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए, अब पता लगा उन्होंने लिया है सामाजिक विज्ञान, अब वो दूसरे सब्जेक्ट का पेपर सॉल्व करके चले जाते हैं। साइंस का उन्होंने टिक लगा दिया, मैथ्स का टिक लगा दिया। और दिक्कत, अगर आपकी क्लास में इन्विजिलेटर बढ़िया नहीं है, उसको जानकारी नहीं है, तो फिर आप में गलतियां होंगी, सिग्नेचर कहीं और करना है, कहीं और आप कर देंगे, सीट कोई और फिल करनी, पता लगा इन्विजिलेटर ही है, उसने गलत सीट आपसे फिल करवा दी, वही दिक्कत होती है ना। तो आपको भरना नहीं है, सबसे पहले क्लियर हो जाना है खुद से। और आपको क्या करना है, जैसे प्रीवियस ईयर अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको आइडिया होगा, फिर आपसे सही होगा, ठीक है। ये आप थोड़ा सा रुक के, जब सब लोग फिल कर लें तब फिल करें, बहुत जल्दबाजी नहीं कीजिए, पहले थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ताकि दिक्कत ना ऐसा ना हो कि पता लगे आपकी OMR सीट चेक ही ना हो, तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। अब अगला लेसन जो हमारा है वो क्या है, वो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। वो क्या है, वो है पृथ्वी के प्रमुख, देखो कंटेंट में आपको टाइम नहीं लगेगा, अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है तो इसे स्टेजली आप कर लेंगे। अब पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल है, अब इसमें 2 टर्म आप समझें, ठीक है। एक आप क्या समझेंगे, एक आप समझेंगे एक शब्द है परि, और दूसरा क्या है मंडल। परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर, क्या मतलब होता है, चारों ओर। और मंडल का मतलब क्या होता है, मंडल का मतलब आवरण हो गया, या मंडल आप कह सकते हैं, आवरण का मतलब घिरा हुआ, ठीक है। चारों तरफ क्या है, एक मंडल है, क्या है, एक मंडल है, या मंडल का आवरण है। क्लियर है इतना। अब आप देखेंगे पृथ्वी के विषय में हमने पढ़ा, पृथ्वी के विषय में हमने कौन सा पॉइंट पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी के विषय में आपने क्या पढ़ा कि पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, क्या है, एक ग्रह है, और इस पर क्या है, जीवन संभव है। पृथ्वी पर क्या है, जीवन संभव है, पृथ्वी पर जीवन संभव है। अच्छा, जीवन संभव है तो क्यों संभव है, क्योंकि पृथ्वी, इस पर कुछ घटक हैं, ठीक है। जीवन संभव होने के लिए उत्तरदायी कुछ कारक हैं। अब किन कारकों की वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है, बताएं जरा, आप दिमाग लगाएं। किसकी वजह से, जल की वजह से, बिल्कुल मैंने मान लिया जल की वजह से संभव है जीवन। जल नहीं होगा तो जीवन चलेगा नहीं, जल हो गया, वायु भी मान लिया मैंने, पेड़ पौधे, अच्छा वायु है तो पेड़ पौधों से तो वायु मिलेगी ही। इसके अलावा आप देखेंगे स्थल आएगा, क्या आएगा, स्थल आएगा। जब स्थल नहीं होगा तो मनुष्य रहेगा नहीं, और ना ही जल रहेगा, ठीक है, और वायु का होना आवश्यक है। तो ये 3 कारक हैं, ये 3 क्या है, 3 प्रमुख कारक हैं। और जब हम लोग, आप देखेंगे जब हम लोग जल मंडल को, किसे, ठीक है, जल मंडल को प्लस स्थल मंडल को, किसे, स्थल मंडल को, और प्लस वायुमंडल को,
प्लस वायुमंडल को, जब इन तीनों को हम लोग मिक्स करते हैं तब हमारे सामने एक नया मंडल निकल के आता है जिसको आपने नाम दिया जैवमंडल। क्या नाम दिया? जैवमंडल। तो इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं घटक के लिए, घटक के बारे में कि पृथ्वी पर जीवन संभव होने के निम्नलिखित में से कौन से घटक हैं या कौन से घटक नहीं है। तो आप क्या आंसर करेंगे? जलमंडल है, स्थल मंडल है, वायुमंडल है। जैवमंडल इन सबका रिजल्ट है, जैवमंडल नहीं है। तो जैवमंडल आपको टिक नहीं करना है। आप क्या टिक करेंगे? हमेशा इन्हीं तीनों ऑप्शंस को चूज करेंगे। अब सबसे पहले आप इनको एक एक करके इनमें से पढ़ेंगे, ठीक है? नोट करें पहले से। हाँ, पॉजिटिव में पूछेगा ही नहीं, पॉजिटिव में 3 ऑप्शन है, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन नहीं होते इसमें, आप ये भरोसा रखें। आगे बढ़ें। सबसे पहले आप जलमंडल की बात कर लें। किसकी बात करें? ठीक है, पृथ्वी की बात कर लें। पृथ्वी आप देखेंगे इस पर क्या है, सबसे पहले तो आप इस पर स्थल देखेंगे, ठीक है? और स्थल मंडल, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसको कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर जो शब्द है ये कैसा शब्द है? ये ग्रीक शब्द है, आपको याद रखना। ये कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो ऊपर की परत होती है, ठीक है? ये आप कहेंगे, ठीक है, ठोस परत। क्या मतलब होता है? ठीक है, ठोस परत। और आप देखेंगे इसके अलावा क्या है? जलमंडल है। क्या है अगला? जलमंडल है, जिसे आपने नोट किया, ठीक है? और जलमंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जनरली देखने से ये लगता नहीं है कि जलमंडल है, लगता है ना कि ये स्थल मंडल होगा, लेकिन ये होता क्या है? होता है जलमंडल। और ये किससे बना है? ये एक ग्रीक शब्द से बना है, हाइड्रो से। किससे बना है? हाइड्रो से। और ये क्या है? ये एक ग्रीक शब्द है। ये जो हाइड्रो है ये क्या है? ये एक ग्रीक शब्द है। और इस ग्रीक शब्द का मतलब क्या होता है? इस ग्रीक शब्द का मतलब होता है जल। क्या मतलब होता है? जल। आगे आप देखेंगे अगला क्या है हमारा? वायुमंडल है। अगला क्या है? वायुमंडल है, ठीक है? अगला क्या है? वायुमंडल है। और वायुमंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर, ठीक है? क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। और ये किससे मिलकर के बना होगा? ये एटॉमस शब्द से मिलकर के बना है। और इसका अर्थ क्या होगा? वायु होगा। क्या होगा? वायु। तो ये आपको समझ में आया। अब ऐसे भी कभी कभार पूछा जा सकता है कि हाइड्रोस्फीयर किससे मिलकर के बना है? हाइड्रो शब्द से मिलकर के बना है। ये कैसा शब्द है? ये ग्रीक शब्द है। या आप किसी से पूछ सकते हैं कि तुमने ज्योग्राफी बहुत पढ़ रखी है, तो बताओ ये क्या होता है? अच्छा, कई लोग ऐसे आ भी जाते हैं कि आपने ये पढ़ा है तो ये बताओ। अगर आप बता नहीं पाते तो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, खुद को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। तो ऐसे कंटेंट के बेसिस पे खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। बच्चे, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, बच्चे कई सारे क्वेश्चन मुझसे ऐसे पूछते हैं जिसका आंसर मुझे एग्जैक्ट राइट नाउ नहीं पता होता, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता होना नॉर्मल बात है। अगर आप कंटेंट पूछने लगे कितने देश हैं, अब पता लगे उसने पूछ लिया रूस की जनसंख्या कितनी है, अब उसने पूछ लिया कनाडा है, कनाडा में कितने जिले हैं, अब ये मुझे जानकारी कैसे होगी? क्योंकि कंटेंट है, कंटेंट याद करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। और फैक्ट तो जनरली याद ही नहीं होते, उसको रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है? तो आपको कंटेंट के बेस पे खुद को अंडरएस्टिमेट नहीं करना है। अब अगर आप स्थल मंडल की बात करें तो कितने प्रतिशत भाग जो है वो स्थल है हमारी पृथ्वी पर? 29%। कितना है? 29% भाग क्या है? ये स्थलीय है। ये क्या है? स्थलीय है, ठीक है? जिस पर क्या है? जिस पर महाद्वीप है, जिस पर क्या है? महाद्वीप है। अगर जलमंडल की बात करते हैं तो ये कितने प्रतिशत भाग है? ये है 71%। ये क्या है? 71% भाग जलीय भाग है। ये कैसा भाग है? ये जलीय भाग है। ये कैसा भाग है? जलीय भाग है। और जलीय भाग होने की वजह से जल कैसा होता है? अब देखो, जल को हम लोग इंडिकेट किस कलर से करते हैं, बताएं आप? ठीक है, जलीय भाग को किस कलर से इंडिकेट करते हैं? नीले रंग से। किस रंग से? नीले रंग से। और अगर नीला रंग से इंडिकेट करेंगे तो इसके आधार पर पृथ्वी को आप कौन सा ग्रह कहेंगे? नीला ग्रह कहेंगे, ठीक है? जो आपने अभी मैप में पढ़ा ना, मानचित्र में पढ़ा जो आपने, उसे आप कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो लेसन आपने पढ़ा है अभी तक सारे में वो इंप्लीमेंट होगा। आगे आप एटमॉस्फेयर की बात कर लें, वायुमंडल की बात कर लें, तो ये क्या है? ये गैसों का आवरण होता है, या आप ये कह सकते हैं ब्लैंकेट ऑफ द एयर व्हिच सराउंड्स द अर्थ, ठीक है? हवाओं का एक कंबल होता है जो पृथ्वी के चारों तरफ होता है। इसे आप अगर अर्थ को ले लें, ये क्या है? ये पूरी अर्थ है, तो आप देखेंगे इसके चारों तरफ गैसेस हैं, गैसों का एक आवरण है। क्या है? गैसों का आवरण। ये क्या है? ये पृथ्वी हो गई। और ये क्या है? ये भाई गैसों का आवरण। ये क्या है? गैसों का
आवरण, और इसी गैसों के आवरण को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं, वायुमंडल। अब इस आवरण में गैसें कौन कौन सी होती है, जैसे मैं मुख्य गैसों की बात करूंगा, जैसे आपको पता है इसमें होती है नाइट्रोजन। कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन होती है इसमें। इसमें ऑक्सीजन होती है जो महत्वपूर्ण गैस है। इसके बाद क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसको CO2 आप कहते हैं। CO2 जनरली क्या है, ये एक यौगिक है। ये क्या है, ये एक यौगिक है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक सिमिलर एटम वाली गैस है। वो क्या है, सिमिलर एटम वाली गैस है। नाइट्रोजन भी क्या है, ये भी सिमिलर एटम वाली गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक यौगिक है जिसमें कार्बन के एक अणु हैं, ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, दोनों से मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। अब आप देखें पृथ्वी पर अगर नाइट्रोजन की बात कर लूं मैं, कितने प्रतिशत पाई जाती है, ये पाई जाती है 78%। कितने परसेंट, 78%। ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है, 21% पाई जाती है। कितने कितने परसेंट, 21%। और बाकी 1% में अन्य गैसें पाई जाती हैं। 1% में क्या है, अन्य गैसें हैं, जिसमें से 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है या CO2 है। क्लियर है इतना। इसके बाद नियॉन आर्गन, विभिन्न प्रकार के गैसेस हैं। ठीक है, अब कई सारी गैसेस हैं जिनका अमाउंट बहुत कम है, जो जरूरी है, जिनका होना भी आवश्यक है ताकि बैलेंस बना रहे। अच्छा आप देखें नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 78%। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पुट अप करूं कि नाइट्रोजन 78% है, अगर नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन 78% होती तो क्या होता, कैसे नहीं संभव हो पाता, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है ना, और ऑक्सीजन की कमी भी होती जा रही है। ऑक्सीजन की कमी से तो लोगों की डेथ हो जाती है, और जब ऑक्सीजन रहेगी अधिक मात्रा में तो क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, इमेजिन करें आप, पेड़ पौधे नहीं होते। अच्छा आप बताएं ऑक्सीजन की विशेषता क्या है, नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं, नाइट्रोजन 78%। नाइट्रोजन का महत्व क्या है ये बताएं मुझे पहले। पेड़ पौधों के लिए पोषण के लिए आवश्यक, उसके लिए तो ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। नाइट्रोजन कहाँ चाहिए, नाइट्रोजन बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए, वो पृथ्वी से अपना प्राप्त कर लेता है। अब आप थोड़ा सा समझे, देखो ऑक्सीजन के विषय में सबसे पहले जब आप समझेंगे, ठीक है, अगर आप ऑक्सीजन को जब पढ़ते हैं तो ऑक्सीजन क्या है, ठीक है, ऑक्सीजन को हम लोग कहते हैं प्राणवायु गैस। क्या कहते हैं, प्राणवायु गैस। ठीक है, जो ऑक्सीजन ये गैस है, जनरली इसकी खोज किसने की थी, एक थे प्रिस्टले। प्रिस्टले का नाम सुना है, प्रिस्टले ने इसकी खोज की थी लगभग 1784 के आसपास। कब, 1784 में प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की। लेकिन जिस ऑक्सीजन की उन्होंने खोज की, उन्होंने बताया कि ये एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, एक आए लेवाइजियर, ठीक है, एंटोनी लेवाइजियर, जिनको केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन प्राणवायु है। क्या है, प्राणवायु, साथ में जलने के लिए आवश्यक गैस है। क्या है, जलने के लिए आवश्यक। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो जलना पॉसिबल नहीं है। अब आप बताएं, अगर 21% ऑक्सीजन है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 78% हो जाती तो ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता ना, माचिस आप लगाते और पूरे विश्व में आग लग जाती। तो ठीक है, एक सिंगल तेली में आप पूरे विश्व को जला सकते थे। अच्छा, इसके अपोजिट नाइट्रोजन क्या है, क्लास खत्म हो रही है, बस ये नाइट्रोजन को क्लियर कर दूं मैं। नाइट्रोजन क्या 78% है। ठीक है, नाइट्रोजन क्या करती है, ठीक है, नाइट्रोजन अग्नि को रोकती है, जलने से रोकती है। आपने देखा होगा कि बाहर ऐसे सिलेंडर्स लगे होते हैं ना, जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड होता है। जब आग लगती है तो उसको आप ओपन करते हैं और आग बुझाने के काम आती है। तो नाइट्रोजन क्या, ये अग्नि निरोधक गैस है, अर्थात इससे आप आग को रोक सकते हैं और ये एटमॉस्फेयर को जलने से बचाती है। अगर ऑक्सीजन 78% होती तो पूरा एटमॉस्फेयर जल जाता, और इसीलिए बैलेंस बना हुआ है। प्रकृति ने जितना कुछ भी किया है वो बैलेंस बना करके किया। जब आप उसमें हस्तक्षेप करेंगे तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। हाँ, हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है।